हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियोस में हमने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा के इंट्रोडक्शन के बारे में। पोरीफेरा जो है किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है और ये आता है सब किंगडम मेटाजोआ के अंतर्गत। तो मेटाजोआ का मतलब है जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। पोरीफेरा एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्ज। तो पोरीफेरा के जितने भी जंतु हैं उनको सामान्य रूप से हम स्पंज कहते हैं। रॉबर्ट ग्रांट कॉइंड द टर्म पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो टर्म है वो रॉबर्ट ग्रांट ने दी थी, यानी नामकरण जो है इन्होंने किया था, जो कि दो लैटिन शब्द से बना है। पोरस का मतलब होता है पोर यानी छिद्र, और फेरे का मतलब होता है टू बियर या धारण करना। तो यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर के ऊपर छिद्र होते हैं या इन्हें हम छिद्रित एनिमल्स भी कहते हैं, तो इसलिए इनका नाम पोरीफेरा रखा गया था। हक्सले एंड सोलास फर्स्ट प्रपोज्ड द सेपरेशन ऑफ स्पॉन्ज फ्रॉम यू मेटाजोन्स। हक्सले व सोलास ने सबसे पहले स्पंजों को यू मेटाजोन से अलग रखा था। इट इज़ बिलीव्ड दैट स्पॉन्ज माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम द कॉलोनियल कोइनोफ्लेजिलेट प्रोटोजोन्स। तो ऐसा माना जाता है कि पोरीफेरा का जो उद्भव है या इनका जो इवोल्यूशन है ये कॉलोनियल कोइनोफ्लेजिलेट यानी कि जो निवह में या समूह में रहने वाले जो कोइनोफ्लेजिलेट प्रोटोजोन्स थे उनके द्वारा पोरीफेरा के एनिमल्स का उद्भव हुआ था। अब बात करते हैं पोरीफेरा के सामान्य लक्षणों के बारे में। सबसे पहले इसका हैबिटेट यानी आवास। ऑल स्पॉन्ज आर एक्वेटिक। सभी स्पंज जो है वो एक्वेटिक या जलीय होते हैं। मोस्टली मेराइन, अधिकांश ये समुद्री होते हैं। रेयरली फ्रेश वाटर, यानी इनमें से बहुत ही कम जीनस जो है वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है स्पॉन्जिला, तो स्पॉन्जिला इनमें फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सॉलिटरी और कॉलोनियल, या तो ये एकल होते हैं यानी सिंगल एनिमल पाया जाता है, और कॉलोनियल या निवह के रूप में या समूह के रूप में पाए जाते हैं। सेसाइल होते हैं यानी एक स्थान पर उपस्थित रहते हैं, यानी इनमें लोकोमोशन जो है वो नहीं होता है। अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, यानी कि एक आधार के ऊपर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। दूसरा आता है बॉडी फॉर्म यानी शरीर का प्रकार। देयर बॉडी इज पोरस। पोरस का मतलब है छिद्रित। इनकी जो बॉडी है या शरीर जो होता है वो पोरस या छिद्रित होता है। द पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो छिद्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इनहेलेंट पोर्स यानी ऑस्टिया, यानी अंतर्वाही जो छिद्र होते हैं उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। और एक्सहेलेंट पोर्स या बहिर्वाही जो छिद्र होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑस्क्यूलम। यानी कि इनहेलेंट पोर्स जो है इनके द्वारा जल जो है इनकी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये जो है संख्या में अनेक होते हैं और ये इनका कार्य है कि इनके द्वारा होकर शरीर में इनके जल प्रवेश करता है। दूसरा जो है एक्सहेलेंट पोर, जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। ऑस्क्यूलम इनके ऊपर मुख पर होता है और ये जितना भी जल इसके अंदर उपस्थित जो अंतर्वाही नालों द्वारा आता है ये इसके थ्रू होकर बाहर की ओर निकलता है, तो ये कहलाता है ऑस्क्यूलम। द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील और एट्रियम। अब इसके शरीर के अंदर जो ये कैविटी है या गुहा पाई जाती है इसे कहा जाता है स्पंजोसील या एट्रियम। अगला कैरेक्टर है इनका सिमेट्री यानी सममिति। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज आर एसिमेट्रिकल। अधिकांश जो स्पंज होते हैं वो असममित प्रकार के होते हैं। एंड सम आर रेडियली सिमेट्रिकल, और इनमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो अरीय सममित प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है जर्म लेयर्स या इसके जो जनन स्तर होते हैं। दे आर द फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और ये जो है जंतु सबसे पहले जो है बहुकोशी के प्रकार के और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यानी कि द्विजन स्तरीय जंतु होते हैं। द्विजन का मतलब होता है इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये दो जनन स्तर पाए जाते हैं। फिर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर के संगठन का स्तर किस प्रकार का है। द स्पॉन्स हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पोरीफेरा के अंदर जितने भी स्पंज हैं इन सब में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन था, इनमें सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर आता है बॉडी वॉल या देह भित्ति। द वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब इनकी जो शरीर भित्ति है या देह भित्ति होती है उनमें 3 परतें पाई जाती है।
पहली इनमें भित्ति है पिनेकोडर्म, या इसे कहते हैं डर्मल लेयर या चर्मीय स्तर। तो सबसे पहला आता है पिनेकोडर्म। इट इज़ द आउटर सेल्यूलर लेयर, ये सबसे बाहरी स्तर होता है इनमें, और सेल्यूलर लेवल यानी कोशिकीय स्तर है, तो कोशिकाओं से बना हुआ यह स्तर होता है, जिसे चर्मीय स्तर या पिनेकोडर्म कहते हैं। दूसरा आता है कोएनोडर्म, या इसे कहते हैं गैस्ट्रल लेयर या जठरीय स्तर। तो कोएनोडर्म का मतलब है इट इज़ इनर सेल्यूलर लेयर विच कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। तो ये आंतरिक जो है वो लेयर होती है, परत है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा विशेषीकृत फ्लैजिलेटेड यानी कशाब युक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका नाम है कोइनोसाइट, या इन्हें कहा जाता है कॉलर कोशिकाएं। तो ये इनमें आंतरिक परत में पाई जाती है। तीसरा आता है मीजोहाइल लेयर, या इसे कहते हैं मीजेनकाइम, यानी इन दोनों स्तरों फर्स्ट और सेकेंड स्तरों के मध्य में ये स्तर पाया जाता है। बेसिकली इट इज़ ए नॉन सेल्यूलर लेयर फाउंड बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। तो पिनेकोडर्म व कोइनोडर्म के मध्य यह अकोशिकीय परत होती है। बाकी ये दोनों परतें जो है ये सेल्यूलर लेयर्स होती हैं, जबकि ये जो है मीजोहाइल लेयर ये नॉन सेल्यूलर या अकोशिकीय प्रकार की होती है। दिस लेयर हैज़ फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स, इस परत में बहुत ही महीन स्पंजिन तंतु पाए जाते हैं, एंड न्यूमेरस स्पाइक्यूल, और अनेक कंटिकाएं भी पाई जाती है। इट ऑल्सो कंटेन्स अमीबोसाइट्स ऑफ बोथ पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म, और इस परत के अंदर अमीबोसाइट या अमीबाब कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जो कि पिनेकोडर्म व कोइनोडर्म दोनों की होती है। तो ये मध्य में पाई जाती है। अब इस लेयर में, मीजोहाइल लेयर में जो अमीबोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है वो मॉडिफाइड होकर अनेक प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। तो ये इस प्रकार है। सबसे पहली कोशिका आती है आर्क्योसाइट्स। आर्क्योसाइट्स दीज आर अनडिफ्रेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स। ये कोशिकाएं जो है वो अविभेदित प्रकार की टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट का मतलब होता है पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती है, यानी ऐसी कोशिकाएं जो संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। तो उन कोशिकाओं को कहते हैं टोटीपोटेंट या पूर्ण सख्त कोशिकाएं। तो ये इस प्रकार की कोशिकाएं होती है, और इनका जो कार्य है वो है फॉर्म्स स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम सेल्स। तो इस प्रकार की कोशिकाओं से ही स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स और ओवम सेल्स या अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरी आती है ट्रोफोसाइट्स। प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग सेल्स एंड आर कॉल्ड नर्स सेल्स। तो ये इन कोशिकाओं का कार्य है कि ये जो परिवर्धित हो रही कोशिकाएं होती है उनको भोजन उपलब्ध कराना होता है, और इसीलिए इन कोशिकाओं को नर्स कोशिकाएं कहा जाता है। फिर आती है थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स का कार्य है स्टोर्स फूड ग्रेन्यूल्स, यानी ये भोजन के कणों को संग्रहित करने का कार्य करती है, या इसका जो कार्य है वो है भोजन संग्रहण का। अगले प्रकार की कोशिका आती है ग्लैंड सेल्स। इसका जो कार्य है वो है सीक्रेट अ स्लाइमी सब्सटेंस, यानी कि श्लेष्मीय प्रकार के पदार्थ का स्त्रवण करना, जो कि इनके चिपकने के लिए अधिक उपयोगी होता है। फिर आता है कोलेनोसाइट्स। सीक्रेट स्पॉन्जिन फाइबर्स ऑफ द मीजोहाइल लेयर। तो ये मीजोहाइल परत में स्पंजिन तंतुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है, जिन्हें कोलेनोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद आती है स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। सीक्रेट स्पाइक्यूल्स। इन कोशिकाओं का कार्य है कंटिकाओं का निर्माण करना या उनका स्त्राव करना। इन कैलकेरियस स्पॉन्ज दे आर कॉल्ड कैल्कोब्लास्ट। तो ऐसे स्पंज यानी जो कैलकेरियाई क्लास के स्पॉन्ज है उनमें इन कोशिकाओं को, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं को कैल्कोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम का स्त्राव करती है। स्पॉन्जियोब्लास्ट सीक्रेट स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जियोब्लास्ट कोशिकाएं स्पंजिन तंतुओं का निर्माण करती है। मायोसाइट्स। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑस्क्यूलम। तो मायोसाइट्स जो है वो ऑस्क्यूलम यानी जो जल को बाहर भेजने वाला छिद्र है इनमें, उस छिद्र के ऊपर पाई जाती है, यानी इनके मुख पर पाई जाती है, जो कि उनके संकुचन का कार्य करती है, या ये संकुचन में सहायक होती है। फिर आती है क्रोमोसाइट्स। इट कंटेन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स एंड एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस। तो इनमें जो है वो वर्णक कणिकाएं होती है, यानी पिगमेंट्स होते हैं, और एक्सक्रेटरी सब्सटेंस या जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इनके अंदर संग्रहित रहते हैं। फिर आती है फेगोसाइट्स।
collect food from कोइनोसाइट्स एंड ऑल्सो एनगल्फ एक्सक्रेटा एंड डैमेज्ड टिश्यू। तो फेगोसाइट्स का काम है कि ये कोइनोसाइट से फूड या भोजन जो है वो संग्रहित करती है, और ये एक्सक्रेटा यानी उत्सर्जी पदार्थ और डैमेज्ड टिश्यू यानी कि जो ऐसे टिश्यू जो ख़राब हो चुके हैं या नष्ट हो चुके हैं उनको ये निगल लेती है। तो ये इनको सफाई करने का कार्य जो है वो शरीर में फेगोसाइट्स करती है। अगला कैरेक्टर आता है इनमें कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम को कहते हैं नाल तंत्र। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्स एंड कैनाल्स। तो इस तंत्र में छिद्र होते हैं, वह नालें पाई जाती है या कैनाल्स होती है। इट हेल्प्स इन फूड एक्विजिशन, यानी ये भोजन प्राप्त करने में सहायक होता है कैनाल सिस्टम। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज, यानी श्वसन में गैसों के आदान प्रदान के लिए भी यह सिस्टम सहायक होता है। एंड एक्सक्रिएशन, और उत्सर्जन में भी ये सहायक होता है। तो कैनाल सिस्टम जो है वो मल्टीपर्पज़ कार्य करता है। 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम आर फाउंड इन स्पॉन्ज। 3 प्रकार के नाल तंत्र जो है वो स्पंजों में पाए जाते हैं। पहला आता है एस्केनॉइड टाइप, यानी एस्केनॉइड प्रकार का। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप विच इज़ फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया एंड इन फ्यू अदर स्पॉन्ज। ये सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र होता है जो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है और दूसरे स्पंजों में भी ये पाया जाता है। दूसरा आता है साइकेनॉइड या साइकोनॉइड प्रकार का। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन एस्केनॉइड प्रकार, यानी कि ये एस्कॉन टाइप से अधिक थोड़ा सा जटिल होता है। इट इज़ फाउंड इन साइकॉन, साइकॉन में मिलता है ये, एंड अदर स्पॉन्ज, और उसके साथ में दूसरे भी स्पंजों में ये पाया जाता है। थर्ड आता है ल्यूकोनॉइड। इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। ये सबसे अधिक जटिल प्रकार का नाल तंत्र होता है। विच फाउंड इन स्पॉन्जिला, यानी ये स्पंजिला में पाया जाता है और उसके साथ में दूसरे अन्य जो स्पंज है उनके अंदर भी ये पाया जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स डेरिवेशन फ्रॉम रेगॉन लार्वल स्टेज इन डेमोस्पोंजियाई, द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगॉन टाइप। तो डेमोस्पोंजियाई के अंदर इनमें इसकी जो उत्पत्ति है ल्यूकॉन टाइप की, तो ये होती है एक लार्वल स्टेज की, लार्वल स्टेज के द्वारा, जिसे कहा जाता है रेगॉन लार्वल स्टेज। तो इस लार्वल स्टेज से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उनमें इस कैनाल सिस्टम को रेगॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम कहा जाता है। तो रेगॉन टाइप जो है वो ल्यूकेनॉइड प्रकार के नाल तंत्र का ही एक प्रकार है। इसके बाद आता है स्केलेटन या कंकाल। ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्ज पजेज एन इंटरनल स्केलेटन। तो अधिकांश सभी स्पंजों में आंतरिक कंकाल जो है वो पाया जाता है। इट में कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस और सिलीसियस स्पाइक्यूल्स। तो इनमें या तो कैल्शियम से बनी हुई कंटिकाएं पाई जा सकती है या इनमें सिलिका से बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती है, और ऑफ फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स, या महीन स्पंजिन तंतुओं से ये बना हो सकता है, और या फिर इनमें स्पंजिन फाइबर या स्पाइक्यूल दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं। फाउंड इन द मीजोहाइल लेयर। और ये जो है तीनों प्रकार जो है वो इंटरनल स्केलेटन का, वो इनके मीजोहाइल लेयर या मीजेनकाइम में पाया जाता है। इसके बाद आता है डाइजेशन या पाचन। इट इज़ इंट्रासेल्युलर, ये अंतः कोशिकीय होता है यानी कोशिकाओं के अंदर होता है। एंड टेक्स प्लेस इनसाइड फूड वैक्यूल्स। और जैसे प्रोटोजोआ में फूड वैक्यूल्स थे यानी खाद्य धानियाँ थी, वो इसी प्रकार से इनमें भी खाद्य धानियाँ होती है कोशिकाओं के अंदर, और उनमें जो है वो सभी भोजन का पाचन होता है। फिर आता है फूड सर्कुलेशन या भोजन का वितरण जो है वो किस प्रकार होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम द इंजेस्टिंग सेल्स टू अदर इज़ डन बाय वांडरिंग अमीबोसाइट्स ऑफ मीजोहाइल लेयर। तो इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, जैसे ही कोशिकाएं इनमें भोजन ग्रहण करती है, तो ये भोजन जो है पाचन होने के बाद में जितना भी इनमें सर्कुलेशन होता है फूड का, ये करती है अमीबोसाइट्स। तो वांडरिंग का मतलब है कि घूमती हुई जो अमीबोसाइट्स होती है, इनमें वो फूड सर्कुलेशन का कार्य करती है, और ये जो अमीबोसाइट्स होती है ये मीजोहाइल लेयर के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन या श्वसन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बाय डिफ्यूजन। तो इनमें गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स। और कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके द्वारा जल से इनके अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है।
इसके बाद आता है एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन। इट ऑल्सो अकर्स बाई डिफ्यूजन, ये भी विसरण के द्वारा होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। अमोनिया इज़ मेन एक्सक्रेटरी वेस्ट, तो इनमें जो है वो अमोनिया सबसे मुख्य जो है वो उत्सर्जी उत्पाद होता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से इनमें जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है बाय बडिंग एंड जेम्यूल्स, इनमें या तो मुकुलन होता है या ये इस प्रकार से जेम्यूल्स का निर्माण होता है, तो इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटोगोनी द्वारा होता है, यानी युग्मक जनन द्वारा युग्मक बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम इनमें बनते हैं, जिसके द्वारा लैंगिक जनन होता है। स्पॉन्जेज आर हर्मेफ्रोडाइट, ये स्पंज जो है वो उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों गोनेट्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, इनमें जो निषेचन होता है, यानी ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगा स्पर्म से, वो इनकी बॉडी के अंदर होता है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है पर निषेचन होता है, क्योंकि प्रत्येक स्पॉन जो है वो उभयलिंगी है, लेकिन वो अपने ही गोनेट्स के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी सेम एनिमल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो किसी दूसरे एनिमल के स्पर्म से या ओवम से फर्टिलाइजेशन इनमें कंप्लीट होता है, इसलिए इनको पर निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है डेवलपमेंट या परिवर्धन। जाइगोट अंडरगोज होलोब्लास्टिक क्लीवेज, तो जाइगोट के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी कि इक्वल पार्ट में जाइगोट विभाजित हो जाता है। द डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा, तो इनमें डेवलपमेंट में जो है एक फ्री स्विमिंग या स्वतंत्र तैरने वाला सिलिएटेड लार्वा यानी पक्षमाभी लार्वा होता है, जिसे कहते हैं एम्फीब्लास्टुला, ये होता है साइकॉन में, और यह इसका नाम है पेरेनकाइमुला, ये होता है ल्यूकोसोलेनिया में। फॉर डिस्पर्जल ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजाति के डिस्पर्जल में, यानी दूर दूर तक इसको फैलाने में ये सहायक होते हैं, क्योंकि जितने भी स्पॉन्ज होते हैं वो सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं ये मोटाइल होते हैं, यानी गतिशील होते हैं, जिनमें सीलिया पाया जाता है। इसके बाद आता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। स्पॉन्ज सेल्स हैव रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन, तो स्पंज कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। इवन इफ ए स्पॉन्ज इज डिवाइडेड इनटू माइन्यूट पीसेज द सेल एग्रीगेट टू फॉर्म फंक्शनल स्पॉन्ज, यदि किसी स्पंज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वे सारी कोशिकाएं मिलकर एक वापस फंक्शनल स्पॉन्ज का निर्माण कर देती है, यानी इनमें रीजनरेशन की बहुत ही अधिक क्षमता पाई जाती है। अगला इसका जनरल कैरेक्टर है नर्व सेल एंड सेंसरी सेल्स आर एब्सेंट, इनमें तंत्रिका कोशिकाएं व संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। इफ़ नर्व सिस्टम इज प्रेजेंट इट इज़ प्रिमिटिव टाइप, यानी अगर उपस्थित हो तो ये बहुत ही आदिम प्रकार का होता है। इन सम स्पीसीज विद बाईपोलर एंड मल्टीपोलर सेल्स, यानी जिनमें बहुत ही कम जो है वो स्पीसीज में ये पाया जाता है, और बाईपोलर यानी द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स जो है वो पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो है वो एक नेटवर्क बनता है। तो इसमें स्पंजों में बहुत ही आदिम प्रकार का नर्व सिस्टम हो सकता है, अदरवाइज इनमें मोस्टली एब्सेंट होता है। स्पॉन्जेज आर कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई बाय द क्लोजर ऑफ ऑस्क्यूलम, तो स्पंजों में ये क्षमता होती है कि ये वातावरण के कुछ स्टिमुली या उद्दीपनों के प्रति जो है वो रिएक्शन कर सकती है, जैसे ये क्लोजर ऑफ ऑस्क्यूलम को बंद करने की जो क्षमता है, ये बाहरी वातावरण के अनुसार ये ऑस्क्यूलम को बंद या खोल सकता है, तो केवल इतना ही इनमें रेस्पॉन्स पाया जाता है। तो ये है स्पंजों के कुछ विशेष कैरेक्टर जो कि याद रखने चाहिए। ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम प्रेजेंट, ऑस्टिया व ऑस्क्यूलम इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम यानी नाल तंत्र इनमें पाया जाता है। स्केलेटन मेडअप ऑफ स्काइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, इनका जो कंकाल होता है वो कंटिकाओं व स्पॉन्जिन तंतुओं से बना होता है। अब आता है एडवांसमेंट ऑफ ओवर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से ये ज़्यादा अधिक एडवांस कैसे हैं, क्योंकि इनमें होता है एक तो मल्टी सेलुलर बॉडी, बहुकोशिकीय बॉडी है इनमें। डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल, यानी कि कोशिकाओं के बीच में कार्यों का विभाजन पाया जाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन, इनमें नर व मादा जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ इनमें बनते हैं, ओवम बनते हैं। यूनिसेलुलर जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो, इनमें एक कोशिकीय के जो जाइगोट होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये प्रोटोजोआ से अधिक एडवांस जंतु होते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम
पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।